हेलो दोस्तों, मैं अंशु बड़ाकोटी। स्वागत है आप सभी का ट्विन स्टडी में। दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। हम आपके शुक्रगुजार हैं और आप सभी की डिमांड पे अपने वादे के अनुसार हम लेके आए हैं जीएस की धमाकेदार वीडियो। हमें बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर जीएस में प्रॉब्लम है, जीएस की वीडियो लाइए। तो आप सभी की डिमांड पे जीएस की धांसू धमाकेदार वीडियो आ चुकी है। ये वाली वीडियो जो है जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हमने अपनी ऑफलाइन जो क्लासेस चलती है उसमें टेस्ट कराया तो हमने ये पाया, ये देखा कि बच्चों को जीएस में प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को लगता है कि हमें जीएस आती है, बट जब वो टेस्ट पेपर लगाते हैं, जब वो मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो उनकी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, जिनकी वजह से उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे कि हमने जो देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बच्चों को कंफ्यूजन है कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी। जब बॉल गिराई जाती है किसी हाइट से तो उसकी टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या कांस्टेंट रहती है, इसमें दिक्कत आती है बच्चों को। तो जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इजी है, बट फिर भी बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसी चीजों को देख के, इन्हीं प्रॉब्लम को देख के हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इन वीडियो में, इस वाली वीडियो में जो 15 के 15 क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे। इसलिए पेन पकड़िए, कॉपी पकड़िए और नोट करिए। 15 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन चुने हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक मेजर्ड इन। भूकंप की तीव्रता किस में नापी जाती है। देखिए हर चीज नापने के लिए अलग अलग यूनिट होती है, हर चीजों को हम अलग अलग यूनिट में नापते हैं। अब जैसे बात करें अर्थक्वेक की, अर्थक्वेक किस यूनिट में नापा जाता है, किस में नापा जाता है, रिक्टर स्केल पे नापा जाता है अर्थक्वेक, भूकंप। अगर बात करें, देखिए बाकी स्केल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें केल्विन की, केल्विन में हम नापते हैं टेम्परेचर को। अगर हम बात करें ताप की, टेम्परेचर, तो हम ताप को नापते हैं केल्विन में, कोई कितने केल्विन का टेम्परेचर है। और अगर क्यूरी की बात करें, आपने नाम सुना होगा आप सभी ने, मैडम क्यूरी का। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और इसी के कारण उनकी डेथ भी हो गई थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। इसी कारण रेडियो एक्टिविटी की अगर बात की जाए, रेडियो एक्टिविटी अगर इसकी बात की जाए तो इसको हम नापते हैं किसमें, क्यूरी में। इन सब के लिए स्केल है, अलग अलग यूनिट होती है। अगर बात करें कैरेट की, हम सभी ने सुना है कि सोना, गोल्ड, जब भी बात आए गोल्ड की, सोने की, तो सोने को नापते हैं हम कैरेट में। अगर बात करें कि गोल्ड कितना प्योर होता है, तो 24 कैरेट गोल्ड सबसे ज्यादा प्योर होता है। उसके नीचे 18 कैरेट, 19 कैरेट। इसका मतलब जितना कैरेट कम होता जाएगा उतना गोल्ड इम्प्योर होगा, मतलब उसमें मिक्सचर होगा बाकी मेटल्स का। इसलिए अगर कोई 24 कैरेट का सोना है, इसका मतलब वो प्योर सोना है। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसने खोजा था, मतलब परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें गलत आंसर करते हैं। क्यों, कंफ्यूजन में आके बहुत बच्चे इसका आंसर करते हैं जॉर्ज डाल्टन। डाल्टन ने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं की थी, डाल्टन ने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी मतलब परमाणु सिद्धांत दिया था इन्होंने। अगर बात करें इनकी, जॉन डाल्टन ने तो परमाणु सिद्धांत दिया था, सिद्धांत। लेकिन यहां पे सिद्धांत की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है क्रमांक की, मतलब नंबर की। जब नंबर आए तो हेनरी मोस्ले, इनका पूरा नाम था हेनरी मोस्ले, इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। तो जब नंबर की बात आए, नंबर की, क्रमांक की, तो मोस्ले आएगा। लेकिन जब बात आए सिद्धांत की, एटॉमिक परमाणु सिद्धांत, तो आएगा जॉन डाल्टन। और थॉमस एल्वा एडिसन, सब जानते हैं, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। इन्होंने क्या बनाया था, बल्ब बनाया था। तो इन्होंने 10,000 ट्राई किए, 10,000वीं बार बल्ब बना। तो थॉमस एल्वा एडिसन फेमस किसके लिए है, किसके लिए है, बल्ब के लिए। तो अगर ये चीजें समझ में आई, जल्दी से नोट डाउन करें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लिफ्ट से संबंधित केस, लिफ्ट वाला क्वेश्चन। देखिए इसकी एक ट्रिक बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये लिफ्ट है, अगर ये लिफ्ट नीचे जाएगी तो आप वेट में भी नीचे का एरो बना दो। और अगर लिफ्ट ये ऊपर जा रही है तो वेट में भी ऊपर का एरो बना दो। बस जिस साइड लिफ्ट जाएगी उस साइड एरो बना दो। लिफ्ट नीचे आ रही है, वेट में नीचे का एरो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, वेट में ऊपर का एरो। इससे क्या पता चला, अगर लिफ्ट नीचे आएगी, वेट नीचे मतलब कम होगा, और अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी, वेट में ऊपर का एरो, मतलब वेट बढ़ जाएगा। इसमें क्या पूछा है, लिफ्ट नीचे की ओर आती है, मतलब नीचे, तो वेट क्या होगा, नीचे, कम हो जाएगा। तो वेट क्या है, आंसर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर। अगर आपको ट्रिक पसंद आई, वीडियो में जल्दी कमेंट करना कि ट्रिक अच्छी लगी। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज अ साउंड वेव। बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन है, बट कंफ्यूजन होती है बहुत बच्चों को। एक साउंड में, एक लाइट में, ध्वनि में, प्रकाश में बहुत कंफ्यूजन होती है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। दो टाइप की वेव होती है, एक अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग।
अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ क्या होती है? प्रकाश, लाइट होती है। लाइट अगर बात करें प्रकाश की, जब बात आए प्रकाश लाइट की, लाइट क्या होती है? ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। लेकिन जब बात आए ध्वनि की, साउंड की, साउंड क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग, ये होती है ध्वनि। जब बात है ध्वनि की, ध्वनि कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्वनि का लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य। क्यों होती है ध्वनि अनुदैर्ध्य? क्योंकि इसको मीडियम चाहिए होता है, कोई ना कोई साधन चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। साधन मतलब या तो ठोस, सॉलिड, या लिक्विड, तरल या गैस। लेकिन लाइट जो होती है अनुप्रस्थ, उसको मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये स्पेस में, वैक्यूम में, निर्वात में ट्रैवल कर जाती है। जबकि ध्वनि स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, वैक्यूम में यानी निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करना। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सी यूनिट वेक्टर यूनिट है? वेक्टर मतलब सदिश मात्रक या सदिश राशि, कौन सी है? देखिए जब बात करते हैं सदिश की, दो टाइप की राशियां होती है, एक होता है स्केलर और एक क्या होती है? वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, ठीक है। स्केलर को बोलते हैं अदिश राशियां, अदिश, और वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है, सदिश राशि। देखिए इनमें अंतर क्या होता है? जब बात करते हैं स्केलर की, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है, दिशा भी होती है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। अब बात करें इनमें से कौन सी सदिश राशि है, वेक्टर यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी है? स्पीड नहीं, स्पीड क्या होती है? अदिश। टाइम, समय, अदिश होती है। डिस्टेंस अदिश होती है। तो क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी वेग, वेग होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऐड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो राशियां मैंने समझा चुकी है, इनसे क्वेश्चन हमेशा पक्का आता है पेपर में, तो इसे नोट डाउन करो। हम तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है? केमिकल नेम क्या है जिप्सम का? मतलब रासायनिक नाम क्या है जिप्सम का? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आएगा। और जितने भी बाकी ऑप्शन में दिए हुए इसलिए दिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना इनको ध्यान से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते कैसे? सोडियम मतलब होता है Na, सबको पता होगा, सोडियम मतलब Na। हाइड्रो ऑक्साइड है, जब भी आ जाए हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH। सोडियम कार्बोनेट कैसे दिखाएंगे इसको? सोडियम मतलब Na, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, CO3, तो Na2CO3, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट का केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर सोडियम है तो Na, फिर सोडियम है। कार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? CO3, कार्बोनेट का मतलब CO3, लिख दिया CO3। और बाई है तो H लगा देंगे आप पे, बाइकार्बोनेट। अब देखना कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कैसे लिखेंगे? कैल्शियम मतलब क्या होता है? कैल्शियम Ca, तो इसको कैसे लिखेंगे? Ca, ये थोड़ा मिट गया यहाँ पे। सल्फेट, सल्फेट मतलब SO4, लिख दिया लो SO4। देखिए हाइड्रोक्साइड मतलब OH, कार्बोनेट मतलब CO3, सल्फेट मतलब SO4। अब डाइहाइड्रेट, डाई मतलब दो, हाइड्रेट मतलब पानी H2। ध्यान रखना, हम बोलते हैं ना, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो पानी पी के। हाइड्रेट मतलब होता है पानी, डाई मतलब दो, तो 2H2O। ये सब इसके क्या है? केमिकल फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना इनको, इसलिए मैंने ऑप्शन में दिए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जहां पे भी OH आ जाए ये बेस होता है, बेस, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं इसको, ठीक है। किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम? वॉशिंग सोडा, इसे क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अच्छा अगर बात करें किसकी? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे नोट डाउन करना, बेकिंग सोडा, ठीक है। और इसको तो आप जानते हैं, इसे बोलते हैं हम जिप्सम। तो इसका राइट आंसर क्या है? जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इनका यूज क्या आता है? देखिए कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, नाम से पता चलता है, दोनों के दोनों यूज होते हैं साबुन में और डिटर्जेंट में, कपड़े धोने के, पानी में घुल जाते हैं। बेकिंग सोडा किस काम आता है? बेकिंग सोडा किस काम आता है? इनो, आपने खाया होगा इनो, देखा होगा, अगर खाया नहीं होगा, पिया नहीं होगा तो देखा तो होगा। इनो, इनो में होता है बेकिंग सोडा, एंटासिड, पेट के एसिड को कम करता है बेकिंग सोडा। और अगर बात करें इसकी जिप्सम, जिप्सम की तो बहुत यूज है, फर्टिलाइजर में, घर बनाने के सामान में यूज होता है, फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे नोट डाउन करना। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द मेन गैस यूज इन गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग में होने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है यूज? अब देखिए मीथेन की बात करें, अगर मीथेन, मीथेन कैसी गैस होती है? नेचुरल गैस होती है मीथेन, नेचुरल मतलब प्राकृतिक गैस होती है मीथेन। अच्छा किस में यूज होती है मीथेन गैस? आपने CNG गाड़ियां देखी होगी, ठीक है, CNG जो गाड़ियां होती है, CNG
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें यूज होती है मीथेन गैस। और आपने एक और चीज सुनी होगी बायोगैस, जिसको हम गोबर गैस बोलते हैं। तो गोबर गैस में भी क्या यूज होती है, मीथेन, क्योंकि प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। इसका आंसर जो है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है, एसिटिलीन। एसिटिलीन और ऑक्सीजन इसका मिक्सचर यूज होता है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज होता है गैस वेल्डिंग में। तो ये है इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, जबकि इतना सिंपल क्वेश्चन है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। देखो सबको पता है पानी कितने डिग्री में उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है। और ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। 0 डिग्री में पानी जो होता है वो जम जाता है, बर्फ बन जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। और कितने पानी फ़ारेनहाइट में पूछता है, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान रखना, अगर प्योर वाटर की बात आ ही गई है तो प्योर वाटर का पीएच लेवल कितना होता है, मतलब एसिडिक लेवल, पीएच लेवल 7 होता है। 7 कितना है, न्यूट्रल। 7 मतलब होता है न्यूट्रल। अब देखो हम सभी को पता है पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है पानी। तो पानी का पीएच लेवल 7 होना चाहिए। अगर आपके पानी का पीएच लेवल कम है 7 से, मतलब आपका पानी एसिडिक है। अगर 7 से ज्यादा है इसका मतलब आपका पानी बेसिक है। बेस और एसिड दोनों खराब होते हैं। 7 होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए पीएच लेवल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सभी को। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर। सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना कि एटॉमिक नंबर किसके कितने होते हैं। सबका याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो याद करने की जरूरत है सिर्फ। सिल्वर का, चांदी का बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी का कितना होता है, 47। ये होता है चांदी का। 47 किसका होता है, सिल्वर, चांदी का। 79 किसका होता है, अगर आपको याद हो, गोल्ड का होता है, सोने का होता है 79। ठीक है। 50 किसका होता है, टिन। और 49, अगर 49 की बात करें तो 49 होता है इंडियम का। ठीक है, इंडियम 49 होता है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिल्वर को कैसे करते हैं, एजी से। गोल्ड को आप सभी को पता होगा, एयू। टिन, एसएन, ये इंपॉर्टेंट है। और इंडियम को तो आईएन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिल्वर का 47 होता है, गोल्ड का 79। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप याद कर लेना। ठीक है, चल तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। फिजिकल मतलब भौतिक परिवर्तन। देखो परिवर्तन जब भी आए, चेंज 2 टाइप के होते हैं भैया चेंज। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल मतलब भौतिक परिवर्तन, केमिकल मतलब रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जो उल्टे किए जा सकते हैं। केमिकल एक बार चेंज हो गया उल्टा नहीं कर सकते। एक बार भोजन पच गया तो क्या फिर पचा हुआ भोजन फिर उल्टा हो सकता है, भोजन बन सकता है, नहीं बन सकता। तो एक केमिकल चेंज हुआ। किस टाइप का चेंज, केमिकल चेंज। अगर दूध का दही बन गया, क्या दही फिर दूध बन सकती, नहीं बन सकती। तो फिर ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। अगर फल एक बार पक गए तो फिर ये उल्टे कच्चे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यानी ये हो गया केमिकल चेंज। जो उल्टे नहीं हो सकते केमिकल चेंज, क्या बर्फ का पानी बन जाता है, क्या पानी बर्फ बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो ये उल्टे हो सकते हैं। अगर ये उल्टा हो सकता है, ये फिजिकल चेंज है। भौतिक परिवर्तन, तो ये इसका राइट आंसर। भौतिक परिवर्तन उल्टे हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 11th क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज बीमारी मतलब मधुमेह रोग किस कारण होता है। आपने सुना होगा जब किसी आदमी को डायबिटीज होती है उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। तो इंसुलिन के कारण, क्योंकि ये कमी हो जाती है उस पर, तो उसके इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इसके कारण क्या होती है, डायबिटीज। अगर बात करें विटामिन ए की, नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी आपने सुनी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें रात को दिखने में प्रॉब्लम आती है उस आदमी को जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या कोई गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, और ड्राइवर को बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के डिफिशियंसी के कारण, तो उसको रात को देखने में दिक्कत आएगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 12th क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है ना, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन जब हम खाना खाते हैं तो जब हमारा डाइजेशन होता है, पाचन क्रिया जब होती है, उसके बाद जो खाया हुआ प्रोटीन है खाना किस चीज में बदल जाता है, किस चीज में बदलता है, एमिनो एसिड में बदल जाता है। एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। व्हाट इज एडेड टू कन्वर्ट आयरन टू स्टील। लोहे में क्या मिलाया जाता है कि वो स्टील बन जाए। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। एआरओ लैंसेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जब बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। स्टील किस चीजों से बनता है, किन चीजों से बनता है, लोहे में जब क्या मिला दिया जाए, निकल और क्रोमियम।
इन तीन चीजों को मिला के बनता है स्टील। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था ARO लैंसडाउन में कि स्टील किन चीजों से बनता है, आयरन, निकल, क्रोमियम। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसी को अलग तरीके से पूछ दिया, ये ध्यान रखना। स्टील कैसे बनता है, क्या पूछा है, आयरन में। लोहे में क्या मिलाएंगे जो स्टील बन जाए, तो क्रोमियम और निकल। क्रोमियम तो कहीं है नहीं ऑप्शन में, निकल है तो निकल को टिक मार देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 14 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू द अर्थ, ऊष्मा का संचार सूर्य से पृथ्वी तक होने में किस विधि द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि होती है, तीन टाइप की विधि होती है, तीन टाइप की विधि होती है ऊष्मा का संचार करने में। जब भी ऊष्मा मतलब हीट ट्रांसफर की जाती है, तीन मेथड से की जाती है। कौन कौन मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन, विकिरण। तीन मेथड से ऊष्मा का संचार किया जाता है। कंडक्शन मेथड, चालन विधि कब काम आती है, जब हम ठोस पदार्थ में, जब हम सॉलिड में यानी ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचार करें तो क्या यूज किए करते हैं हम, चालन विधि। संवहन मतलब कन्वेक्शन कब यूज करते हैं, जब ऊष्मा हमें किसमें, लिक्विड में, माने तरल पदार्थ में, लिक्विड या गैस, तरल पदार्थ या गैस में जब हमें ऊष्मा का संचार करना हो, क्या यूज करेंगे, संवहन। और जब ना ही सॉलिड में ना ही गैस में, जैसे कि वैक्यूम, निर्वात, जैसे कि इस एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्योंकि सन, सूर्य और पृथ्वी के बीच में निर्वात है, ना ही सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, ना ही गैस है। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, रेडिएशन का। रेडिएशन को ना ही सॉलिड की, ना ही लिक्विड की, ना ही गैस की जरूरत होती है। ये बिना किसी मटेरियल मीडियम के, बिना किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो रेडिएशन इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 15 का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो का क्वेश्चन है। स्नायु मतलब लिगामेंट किसको जोड़ता है, लिगामेंट किसको जोड़ता है, बोन टू बोन मतलब हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, लिगामेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना। और जब बात आए बोन टू मसल, हड्डी और मांसपेशी को क्या जोड़ता है, तो आंसर आएगा टेंडन जोड़ता है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, टेंडन और लिगामेंट में। ये क्वेश्चन किसका पूछा है, लिगामेंट का। हो सकता है पूछा ये कुछ क्वेश्चन टेंडन का पूछ देता। तो जब भी टेंडन आए तो हड्डी को मांसपेशी से, और जब लिगामेंट आए तो B2B मतलब बोन टू बोन लिगामेंट है, BBL मतलब बोन टू बोन लिगामेंट। और ये क्या है, BMT मतलब जैसे BMV सुना होगा, BMW वैसे BMT बोन टू मसल टेंडन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज एम करते हैं 50 लाइक्स का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब क्यों, ताकि आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बड़े काम की सीरीज है। जितनी भी आज हमने क्वेश्चन किए थे, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने क्वेश्चन नोट डाउन किए होंगे। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइफ में करते रहिए मस्ती और थोड़ा आराम पड़ते रहिए मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं